मेरी सौतेली बहन पागल थी, मगर बहुत ही खूबसूरत थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी जब वह डरकर मेरे कमरे में आ गई। मुझे देखते ही मेरे साथ चिपक गई और कहने लगी, भाई मैं आपके साथ सोऊंगी, मुझे बारिश से डर लगता है। मैंने उसे अपने बेड पर सुला लिया, लेकिन उसे अपने इतने करीब देखकर मैं बहक गया। मेरे हाथ अचानक ही उसके दोनों। मैंने पापा की वसीयत कई बार पड़ी थी, जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। 6 महीने पहले ही मुझे अमेरिका से अचानक इंडिया आना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दिखाई, तो उसे सुनकर मैं गुस्से से लाल हुआ था। मैं अमेरिका में एक होटल में काम करता था। जो तनख्वाह मुझे मिलती थी, मैं उसमें से अपने मामूली से खर्चे के पैसे निकाल कर सब इंडिया पापा को भेज देता था। पाई पाई जमा करके और कुछ अपने गांव की ज़मीन बेचकर मेरे पापा ने दिल्ली जैसे शहर में घर और कुछ दुकान खरीद ली थी। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। मैं जब 18 साल का था तभी अमेरिका चला गया था, और अब मैं 28 साल का हो चुका था। यूं अचानक पापा की मौत का सुनकर वापस आने के लिए मेरी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि वह लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। मैंने सोचा कि जो भी पैसे मैंने घर भेजे हैं, वह सब मेरे पापा ने मेरे लिए संभाल कर रखे होंगे। इसलिए दिल्ली जाते ही एक छोटा मोटा काम करके अपना घर बसा लूँगा। लेकिन पापा की वसीयत ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि अमेरिका जाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतजाम करके दिया था। इसलिए इस घर पर और पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ निशा का ही हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है। जब तुम अमेरिका गए थे तब यह पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वह एक पागल कम उम्र सी मेरी बहन, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलो, यह इतनी बड़ी बात उस समय ना होती जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही निशा के नाम होता, और मैं उस पागल से स्टाम्प पेपर पर साइन करवा कर सब कुछ अपने नाम कर लेता। साथ में यह भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वह ले सकता है जो निशा से शादी करेगा, और उसे तलाक नहीं देगा, ना ही कभी दूसरी शादी करेंगी। मतलब मेरे सालों की मेहनत मेरे पापा ने बहते नदी में डाल दी थी। मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। पापा की जायदाद अब करोड़ तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। पापा की वसीयत पढ़कर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद था? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो, मैं निशा की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी मेरे हाथ कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मुझे तो अपने ही पापा के घर में रहने की इजाज़त तक नहीं थी। इस घर में भी वही रह सकता था जिसकी शादी निशा से होती। यह अजीबोगरीब वसीयत के साथ एक खत भी था जो पापा ने मेरे नाम लिखकर छोड़ा था। लेकिन मुझे पापा पर इस कदर गुस्सा आया था कि मैंने वह खत एक दराज में फेंक दिया। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत मुझे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। मुझे पता था जरूर मुझे विनती की गई होगी कि निशा पागल है, उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी की लालच में कोई उससे शादी कर लेगा, उसे ज़िंदगी भर संभालता रहेगा। तुम तो मर्द हो, तुम अपना इंतजाम खुद कर लेना। इसी तरह की बातें पापा ने खत में लिखी होगी, और मेरा दिल बिल्कुल भी खत पढ़ने का नहीं हुआ। इसलिए मैंने वह खत दराज में डालकर दराज को बंद कर दिया। दूसरे दिन वह वकील मेरे पास आया और कहने लगा, आपको यह घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ निशा की मौजूदगी और उसकी रजामंदी से ही रह सकते हो। मैं गुस्से और हैरत के मिले जुले भाव से कहा कि वह पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं कि वह अपनी रजामंदी भी बता सके। और फिर मैं उसका भाई हूँ, यह मेरे भी पापा का घर है। मेरी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके ही पापा ने बनाई हुई है। आपके पास आज शाम तक का समय है, या तो निशा को आप वापस इस घर में लेकर आए, या फिर मैं शाम को आपको इस घर से निकाल कर घर को ताला लगा दूंगा। वकील यह कहकर वहाँ से चला गया, और मेरा जी चाह रहा कि अपना सर दीवार पर दे मारूं। निशा उम्र में 24 साल की थी, लेकिन उसकी शक्ल 10 साल के बच्चे की थी। गुस्से में उसे चीज उठा उठा कर फेंकने की भी आदत थी। मैं कैसे उसे घर लेकर आ सकता था? वह तो मेरे पीछे से मोहल्ले के बच्चों का जीना मुहाल कर देती। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन मेरे पापा ने मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को ही निशा को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था,
और डॉक्टर से कहा कि मैं निशा का भाई हूँ और उसे वापस ले जाने के लिए आया हूँ। डॉक्टर पहले तो राजी नहीं हो रहे थे निशा को मेरे साथ भेजने के लिए। कहने लगे, निशा के फादर ने निशा को यहाँ एडमिट कराया है, हम इसकी रजामंदी के बगैर निशा को आपके साथ नहीं भेज सकते। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं निशा का भाई हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब निशा की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर निशा को मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। जब मैंने डॉक्टर को धमकी दी कि आप मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए नहीं रोक सकते, मैं आपकी कंप्लेन करूँगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और निशा को मेरे साथ भेजने पर राजी हुआ। डॉक्टर ने मुझसे कुछ कागजात पर साइन करवाया और नर्स से कहा कि निशा को लेकर आओ। कुछ देर बाद एक जवान और बेहद हसीन लड़की हाथ में एक डॉल पकड़े लंबे खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। मैं काफ़ी साल बाद उसे देख रहा था। किसी भी एंगल से वह पागल नहीं लग रही थी। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नज़रें हटाना भूल सकता था। पहले भी वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब तो उसमें और भी रंग रूप निखर आया था। डॉक्टर ने कहा, यह तुम्हारे भाई है और तुम्हें लेने आया है, अब तुम इनके साथ घर पर रहोगी। यह सुनकर जाने क्यों उसकी रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी। पापा के पास ले चलो, पापा के अलावा मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, सब मुझे मारते हैं। उसे अपने घर पर लाना चाहता था, मेरी बला से पड़ी रहे इस मेंटल हॉस्पिटल में। उसे घर ले जाना बस मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं निशा के पास गया, मैंने कहा, निशा मैं तुम्हारा भाई हूँ, देखो गौर से और मुझे पहचानो, मैं तुम्हें पापा के पास ले चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊँगा। जब मैंने उसे याद दिलाया तो वह मुझे गौर से देखने लगी और फिर शायद मैं उसे याद आ गया था। वह एकदम खुशी से चौंकी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा सूरज भाई हूँ, और फिर मैंने जेब से चॉकलेट निकाली जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने कहा, निशा मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स है, मैं तुम्हें वह सारी दे दूँगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ली और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाजार ले गया, उसे अच्छी अच्छी कई सारी ड्रेस खरीदी। वकील के आने से पहले उसका हुलिया सब कुछ ठीक कर देना चाहता था। वह मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए कुछ अच्छी ड्रेस खरीदी, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगा तो निशा की नज़र एक टॉय शॉप पर जाकर टिक गई। कहने लगी, भाई मुझे खिलौने लेने हैं। वह मुझे सूरज कहने के बजाय सोनू भैया कहकर बुलाया करती थी। मैं उसे टॉय शॉप पर ले गया। मुझे लगा कि वह एक डॉल खरीदेंगी, लेकिन उसने तो बहुत से अलग अलग तरीके के खिलौने उठाना शुरू कर दिए। मेरे पास इतने पैसे फिलहाल जेब में नहीं थे। मैंने निशा को बड़े प्यार से कहा, अभी तुम कोई एक डॉल ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा। लेकिन वह जिद करने लगी और फिर मुझे निशा पर गुस्सा सा आने लगा। मैंने उससे सारे खिलौने छीनकर वापस रख उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। वह किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं इतने ही देर में उस पागल लड़की की हरकतें देखकर परेशान हो चुका था। मुझे अपने मरे हुए पापा पर भी गुस्सा आने लगा था। ना जाने मुझे कैसी मुसीबत में डालकर चले गए थे। निशा मेरी सौतेली माँ के पहले पति की बेटी थी। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी। मेरी सौतेली माँ जब दुल्हन बनकर इस घर में आई तो वह 5 साल की बच्ची को साथ ले आई थी, जो दिखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी, लेकिन बावली सी थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि निशा तुम्हारी बहन है, इसे आज से अपनी बहन समझना। लेकिन मैंने गुस्से से कह दिया कि यह मेरी बहन नहीं है, मैं कभी इसे बहन नहीं मान सकता। मुझे सौतीली माँ कभी अच्छी नहीं लगी थी, ना ही मेरी यह सौतीली बहन। मैं इन दोनों माँ बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। स्कूल से आकर खाना खाने के बाद या तो अपने कमरे में चला जाता था या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। रोज़ का मेरा यही रूटीन होता था। मैं हमेशा दोनों माँ बेटी को इग्नोर करता रहता था। मुझे इस निशा नाम की बच्ची से नफरत उस समय और भी महसूस होने लगी जब मेरा सगा बाप मेरे बजाय उससे ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसे गोद में उठाया फिरा करता था जैसे वह उनकी सगी बेटी हो और मैं सौतेला। यह सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। जब मैंने अपने पापा को इस पागल लड़की से प्यार करते देखा तो मुझे ना जाने क्यों उससे चिढ़ हो रही थी।
एक बार जब मैं छोटा था तो अपने खिलौने से खेल रहा था, जब वह मेरे खिलौने लेने के लिए जिद करने लगी। मैंने कहा, खबरदार, जो मेरे खिलौने तुमने छुए तो। लेकिन वह जोर जोर से रोने लगी और जिद करने लगी। मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। मेरा थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह दूर जाकर गिरी थी। यह देखकर मेरी सौतेली माँ मुझे घूरने लगी और पापा ने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की। बस उसके बाद मुझे निशा से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती ही रही। फिर मैं 18 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को बाय बाय कहा और पापा से जिद करने लगा कि मुझे अमेरिका जाना है। वह मेरा एक दोस्त अपने पापा के साथ जा रहा था, मैं भी उसके साथ चला गया। कोई डिग्री मेरे पास थी नहीं, इसलिए एक होटल में जॉब कर ली। अब 10 साल बाद आया, मेरे पापा ने अपने सगे बेटे के बजाय सब कुछ उस सौतेली बेटी को दे दिया था। निशा अभी भी मुझसे जिद कर रही थी और मुझे उस पर गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पर खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था यह मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगी। वह जोर जोर से थप्पड़ से बिलक मार के रोने लगी थी। घर आकर भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था। शाम हो चुकी थी, वकील किसी भी समय घर पहुंच सकता था। अब मुझे अपने किए पर गुस्सा आया कि क्यों इस मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। फिर मैं निशा के पास गया। मैंने कहा, निशा देखो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लाकर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वह किसी छोटे बच्चों की तरह रोए जा रही थी। सोनू भैया गंदा है, मुझे थप्पड़ मारा है। और रोते हुए कहने लगी, मैं पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को यहाँ तक मालूम नहीं था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था और 2-3 चॉकलेट मैंने उसे दे दी थी। चॉकलेट खाकर वह चुप हो गई थी। फिर मेरे कहने पर उसने चेहरा धोकर अपने कपड़े बदल दिए थे। अगर वह चुप होती तो बड़ी अच्छी लगती थी, कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था। लेकिन थी वह पागल ही। वकील घर पहुंचा तो निशा से पूछने लगा कि सोनू का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। यह सुनकर निशा ने मुझे घूरते हुए देखा तो मेरी जान ही निकल गई थी। कहीं वह यह बता ना दे कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है। वह कहने लगी, सोनू भैया गंदा है। और यह सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। फिर वह कहने लगी, मुझे टॉयज लेकर नहीं देता। वकील कहने लगा, मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा तो वह तुम्हें ढेर सारे टॉयज खरीद देगा। यह कहकर वह चेक मुझे वकील ने दिया था। कहने लगा, तुम्हारे पापा ने जो दुकान खरीदी थी उनका आधा किराया वह निशा के इलाज पर खर्च करते थे और आधा उसके फ्यूचर के लिए बैंक में जमा होता था। अब वह घर पर है और तुम उसकी देखभाल करोगे तो तुम रखो। निशा की शादी के बाद यह चेक भी उसके पति को ही मिलेगा। यह सुनकर मेरी जान और जली थी। मैंने वह चेक उससे लिया और 50,000 का चेक था। बिना कमाई मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन मैंने निशा के लिए बहुत सारे खिलौने खरीद कर लाए। वह बहुत खुश हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और मैं अपना दिमाग चला रहा था कि इस निशा नाम की आफत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। मैं चाहता था कि निशा से पीछा भी छूट जाए और जायदाद भी मुझे मिल जाए। फिर मैं अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से बात की कि मुझे कोई बेवकूफ़ सा लड़का चाहिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं और फिर उससे सारी जायदाद वापस अपने नाम करवा सकूं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर अगर निशा की शादी करवा दोगे और अगर वह जान जाएगा कि यह करोड़ों की मालिक है तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। मेरे दोस्त की बात भी ठीक थी। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, सूरज, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएंगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। बैठे बैठे सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम चली जाएंगी। मैंने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा आइडिया है। और फिर जो कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा मेरा खून खौलने के लिए काफ़ी था। गुस्से के मारे मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने यह सोच भी कैसे लिया। निशा मेरी बहन लगती है और मैं बेगैरत नहीं हूँ। उसने अपना गिरेबान मेरे हाथों से छुड़वाया और कहने लगा, वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, उसका बाप कोई और था और माँ भी कोई और थी और तुम्हारे माँ बाप भी अलग थे। तुम दोनों का कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हारी उससे शादी हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। ये सुनकर मैं चुपचाप हो गया था। मेरा दोस्त वहाँ से चला गया और मैं सोच में पड़ गया था। लेकिन मैं जब भी निशा से शादी के बारे में सोचता तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता। मैं कैसे उससे शादी कर सकता था। मुमकिन
ही नहीं था, लेकिन यह बात भी ठीक थी। मैं जिस इंसान से भी निशा की शादी करवाता, वह करोड़ों की जायदाद देखकर मुझे मेरे ही घर और मेरे ही पापा की जायदाद से बेदखल कर देता। मुझे लगा फिलहाल यह सब करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैं दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी बात ठीक है। मैंने वकील से भी बात की। वह मेरे और निशा के रिश्ते के बारे में जानता था, इसलिए कहने लगा, ठीक है, लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना? और ना तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं और ना ही निशा को छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपसे सब कुछ छीन जाएगा। यह वह कांटा था जो मेरे लिए हलक में जाकर अटक सा गया था। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे थे। फिलहाल मुझे निशा से शादी करनी थी ताकि मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलती और मैं अपना बिजनेस शुरू करता। एक बार मेरा कारोबार जम जाता तो फिर कोई समस्या नहीं थी। मैं निशा को छोड़ भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता। मैंने निशा से शादी कर ली। उस पागल को तो शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वह बस अपने खिलौने में ही मग्न थी। शादी के बाद मैंने वकील से एक अच्छी खासी रकम की डिमांड रख दी थी, जो मुझे मिल भी गई थी। और फिर मैं उन पैसों को से एक फैक्ट्री डाली और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो निशा की थी। कोई भी नौकरानी मेरे घर दिन रात रुकने को तैयार नहीं थी। वह कहती कि यह पागल लड़की है, एकदम आपे से बाहर हो जाती है और जो चीज़ उसके हाथ में होती है उसी से मारने लगती है। यह तो किसी दिन हमें मार डालेंगी। मैं कंपनी में जान से पहले नौकरानी से घर का काम करवाना, खाना बनवाता था और उसके जाने के बाद घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि निशा अंदर अकेली कैसी रहेंगी। मुझे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वह पागल है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं जब रात को घर जाता तो पूरा घर बिखरा होता और निशा कुछ खाना खाती, बाकी सब फर्श पर गिरा हुआ मिलता और वह खिलौने से खेल रही होती। मुझे देखकर मेरे पास आ जाती और कहने लगती, सोनू भैया, मुझे चॉकलेट चाहिए। मैं जेब से एक चॉकलेट निकाल कर उसे दे देता। घर की बिखरी हालत देखकर मुझे निशा पर गुस्सा आने लगता। मैं अब उसे डांटने लगता था। मैं थका हारा घर पहुंचता था और घर का हाल देखकर मेरा जी चाहता था कि निशा का गला दबा दूं। एक बार तो हद हो गई थी, जब किसी चीज़ के जलने की स्मेल मेरी नाक से टकराई थी और मुझे समझते देर नहीं लगी कि निशा ने कोई कपड़ा जलाया होगा। मैंने घर में इधर उधर देखा और मेरी नज़र किचन में खड़ी निशा पर गई। उसके पहने हुए कपड़े में आग लगी हुई थी। मैं दौड़कर उसके पास गया और आग को बुझाया और बाहर सोफे पर बिठाया और एक जोरदार थप्पड़ निशा के गाल पर मारा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरी उंगली में पहने अंगूठी उसके गाल पर लगी थी और उसके गाल से खून बहने लगा था। कुछ पल के लिए तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया था। मैं उससे बार बार सवाल कर रहा था कि तुमने गैस स्टोव क्यों जलाया, आग कैसे लगी। वह रोते हुए बताने लगी, मुझे भूख लगी थी और सारा खाना गिर गया था। मैं खुद से खाना बनाने किचन में गई थी। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि निशा को घर पर अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद मैं एक काम करना शुरू कर दिया कि बीच बीच में मैं घर का एक दो चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन निशा को बंद करके जाना मेरी मजबूरी थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज़ पर मेरी आँख खुली थी। बाहर बारिश के शोर से मुझे एहसास हुआ कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इस समय मेरे कमरे का दरवाज़ा यूं हिलने लगा जैसे भूचाल आ गया हो। मैं जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। निशा बाहर डरी हुई खड़ी थी, चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वह मुझे देखते ही मेरे साथ लग गई थी। मैं तो एकदम जम गया था। अब जबकि निशा के साथ मेरा रिश्ता बदल गया था, तो उसकी हरकत पर मेरे दिल की धड़कन अजीब तरह से धड़क उठी थी। मैंने एक झटके से निशा को खुद से दूर करना चाहा। मैंने गुस्से से निशा से कहा, यह क्या हरकत है। वो कहने लगी, सोनू भैया, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, पीछे हटो और मुझे भाई मत कहा करो, सिर्फ सोनू कह के बुलाया करो। निशा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर मैंने पूछा, क्यों डर लग रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने बिल्कुल उसे खुद से जुदा किया था। वह कहने लगी, बारिश से डर लग रहा है। वो बुरी तरह से काँप रही थी। मैंने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में वह सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह बहुत खूबसूरत थी। मैं जितना यह चाहता कि उसकी तरफ ना देखे,
लेकिन मेरी नज़रें उस पर जाकर टिक जाती थी। मैंने जब देखा कि वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने अपना हाथ उसके हाथों से खींचा और सोफे पर जाकर लेटकर सो गया। उन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने लगी थी जो अच्छी खासी खूबसूरत थी। मुझे वह अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्दी ही हम एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखते थे। एक बार मैं उसे अपने घर ले गया। उसे देखकर निशा के माथे पर बल पड़ गया। वह कहने लगी कि यह मेरे घर क्यों आई है, इसे बाहर निकालो। यह सुनकर पूजा मुझे देखने लगी। कहने लगी, सूरज, तुमने क्यों एक पागल लड़की को घर में रखा हुआ है? मैंने कहा, मेरी मजबूरी है। और फिर मैं पूजा से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ उसे बता दिया। पूजा कहने लगी, जल्दी से जल्दी इससे अपना पीछा छुड़वाओ। मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सुनकर चुप हो गया था। मैं पूजा को पसंद करने लगा था, इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से जल्दी मेरा काम जम जाए तो मैं निशा से पीछा छुड़ा लूँ। फिर मुझे पूजा ने एक मशवरा दिया कि मैं निशा को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दूँ। इस पागल लड़की को ज़िंदगी में भी क्या है, इसका मर जाना ही अच्छा है। इस तरह से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें कम हो सकती थी और स्लो पॉइजन से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मुझे पूजा का यह मशवरा अच्छा लगा। मैं ये दवा निशा के खाने में मिलाकर उसे देने लगा। कभी उसे वह पाउडर आइसक्रीम में डालकर दे देता और कभी खाने में मिलाकर दे देता। मैं भी यही चाहता था कि वह मर जाए। खैर, समय यूं ही गुजरने लगा। एक बार जब मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे निशा की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे वह कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वह सामने नहीं आई। वह शायद अपने कमरे में थी, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। मैं जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी जान ही निकल गई थी। वह कोने में डरी सहमी और फटे हुए कपड़े में बैठी हुई थी। मुझे देखकर शर्म आई थी। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसकी हालत देखकर मुझे यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को तार-तार कर गया था। वह मुझे देखकर डर रही थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो, मैं पापा को बताऊंगी। तुमने मुझे बहुत मारा है। यह कहकर वह रोने लगी। पहली बार मुझे उसकी यह हालत देखकर दुख हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। पता नहीं क्यों उसकी हालत का जिम्मेदार मैं अपने आप को ठहराने लगा। मैंने उस पर बड़ी चादर उठाकर डाल दी, फिर उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरे पीछे कोई आया था? निशा, कौन आया था, बताओ। मुझसे वह बहुत डरी हुई थी। कभी ना में सर हिलाने लगती तो कभी हाँ में। मैंने कहा, बताओ मुझे, मैं उसे बहुत मारूंगा। फिर वह दोबारा रोने लगी। कहने लगी, मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने कहा, बताओ कौन आया था, मैं पापा को घर लेकर आऊँगा। यह घर मैं अकेली होती थी। यह बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले में रहता था। निशा कहने लगी, पड़ोस के वर्मा अंकल, उसने मुझे बहुत मारा। यह देखो मेरे कपड़े, कहकर वह अपने फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू सब जख्मी थे। पहली बार मुझे उस पर तरस आ गया था। मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाया, उसके जख्मों पर दवा लगाई, निशा को अपने साथ लगाया और शायद उसे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, मेरी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पर। वह रोने लगी। कहने लगी, सोनू भैया, जब पापा थे तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था, मम्मी के मरने के बाद भी नहीं, क्योंकि पापा मेरे पास थे। लेकिन फिर पापा बीमार रहने लगे, इसलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ गए। सोनू भैया, डॉक्टर अच्छे नहीं होते, वह लोग भी मुझे मारते थे, जैसे उस वर्मा अंकल ने मारा है। वह डॉक्टर मेरे दोनों हाथ बांध देते थे और फिर मुझे, वह मेरे साथ लगी रोए जा रही थी। और यह सुनकर मेरा दिल ऐसा था कि जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि मेरे बाप की बीमारी में निशा को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे अमेरिका जाने के बाद निशा की माँ को कैंसर हो गया था और वह मर गई थी। फिर पापा ही निशा को संभालते थे। शायद अपनी बीमारी के वक्त वह निशा को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और वह उसके साथ ना जाने क्या क्या जुल्म होता रहा था। मुझे याद आने लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी राजी नहीं था कि मैं निशा को अपने साथ लेकर आऊं।
क्योंकि वह निशा के साथ जुल्म करता था। रात भर वह सोते हुए सिसकियां भरती रही। कभी नींद में डरने लगती तो कभी रोने लगती। कभी कहती मेरे पास मत आओ, मैं पापा को बता दूंगी, वह तुम्हें मारेंगे। पहली बार मुझे यह लगा कि जो कुछ भी मैं इस मासूम लड़की के साथ कर रहा हूँ यह बहुत बड़ा जुल्म है। मैं अपनी जिंदगी के खातिर उसे जान से मारने चला था। मुझे अब अपने पापा की वजह समझ आई थी। उन्होंने क्यों इतना पाबंद था कि अचानक ही मुझे पापा का लिखा हुआ वह खत याद आया। मैंने उठकर अलमारी का दराज खोला, देखा तो मेरे पापा ने मुझसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि तुम निशा से शादी कर लेना, उसे सुरक्षा देना, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है। कोई निशा की प्रॉपर्टी के लालच में उसे शादी तो कर लेगा, लेकिन उससे वह मोहब्बत और प्यार नहीं दे सकता जो तुम दोगे। निशा मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मैं उसे बेटी बनाकर पाला है। उसकी मरती हुई माँ से मैंने वादा किया था कि मैं निशा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बीमार था तो निशा की देखभाल की परेशानी होने लगी थी। मैं अकेला बीमार इंसान निशा की देखभाल नहीं कर सकता था। और फिर मैं तुम्हें कई बार कॉल किया कि तुम वापस इंडिया आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात को हर बार इग्नोर कर देते थे कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं मौत की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। निशा का इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। मरने से पहले मैं जो वसीयत लिख रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें दुख होगा, लेकिन मेरा खत पढ़कर तुम्हें मेरी वसीयत समझ आ जाएंगी। निशा को अपना कर उसे सुरक्षा देना और जिंदगी भर उसका साथ निभाना। निशा में अभी बचपन है, वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो वह ठीक हो जाएंगी। मैं खुद ही उसका इलाज करवाता, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी। बेटा, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने मरते हुए बाप की यह बात मान लेना। मैंने वह खत वापस रख दिया। निशा अभी सो रही थी, मगर नींद में भी बुरी तरह से काँप रही थी। मैं अपने पापा को कसूरवार समझ रहा था, या मेरे पापा मुझे बार बार इंडिया बुलाते थे, लेकिन छुट्टी न मिलने की वजह से मैं नहीं आ पाया था। मुझे नहीं पता था कि निशा के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। पापा ने मजबूरी में निशा को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, और वहाँ उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था, और इस सब का कसूरवार मैं खुद को समझ रहा था। अगर मैं समय से घर आ जाता तो निशा के साथ यह सब कुछ नहीं होता। मैंने वर्मा अंकल को पुलिस के हवाले कर दिया। सुबह को जब मैं निशा को खाना खिलाने के लिए निवाला बनाकर उसे खिलाना चाहा तो वह कहने लगी, आज इसमें पाउडर नहीं डालोगे। उसकी बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मैं निशा का फायदा उठाकर उसे छुपाकर वह स्लो पॉइजन उसके खाने में नहीं डालता था, बल्कि उसके सामने ही थोड़ा सा पाउडर उसके खाने की चीज़ों में डाल देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वह पागल है, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और जब उसने कहा तो मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैंने ना में सर हिला दिया। निशा कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? उसकी बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखा था। वह यह बात कैसे जानती थी? वह कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती थी। मुझे पता है मैं वह पाउडर खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी दोस्त उस दिन तुमसे यही तो कह रही थी, तो वह मेरी और पूजा की बातें सुनकर समझ चुकी थी। अगर वह यह जान चुकी थी कि मैं उसे खाने में जहर दे रहा हूँ, तो फिर वह क्यों जहर खा रही थी? उसकी मासूमियत पर मेरा दिल रोने लगा। फिर वह कहने लगी, आप मुझे जहर मत दो, अपनी दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो, मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने निशा को कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे खाना खिला रहा था। दूसरे दिन पूजा से कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे अब निशा का इलाज करवाना था, और मैंने नोट किया था कि वह प्यार से हर बात मान जाती है। वह पहले से बहुत अच्छी हो गई थी, घर को भी साफ सुथरा रखने लगी थी, मेरे बहुत से छोटे मोटे काम भी कर देती थी। जहाँ दवा असर ना करे वहाँ प्यार असर कर जाता है। मेरी मोहब्बत का यह असर था कि निशा पहले से अच्छी होने लगी थी। मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया और निशा को लेकर अमेरिका चला गया। वहाँ मैंने एक अच्छे से डॉक्टर से निशा का चेकअप करवाया, और निशा का इलाज चलने लगा। धीरे धीरे निशा ठीक होने लगी थी। उसको हमारे रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगा था। मैंने उसे पापा के बारे में भी बता दिया था कि पापा इस दुनिया में नहीं है। पहले तो वह बहुत रोई थी, लेकिन जल्दी ही वह संभल गई थी। अब मुझे वह भाई नहीं, सूरज कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि उसे हमारे रिश्ते की समझ आ गई थी। पूरे 1 साल बाद जब मैं अमेरिका से घर वापस आया तो वह उस समय तक निशा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, और इन
एक साल में भी निशा का ध्यान रखते रखते उसकी मोहब्बत में मैं पूरी तरह से डूब चुका था और निशा भी मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। हमेशा मेरे साथ लगी रहती और मुझसे कहती कि मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगी। मैं निशा से वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की डेकोरेशन की गई थी और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई थी। मैंने अपने दोस्त को अपने आने की खबर दे दी थी और मैंने उसे समझा दिया था कि उसे क्या करना है। हमारी शादी को 1.5 साल होने वाले थे और अभी तक मैंने निशा का हुआ भी नहीं था। निशा पूरी तरह ठीक थी। अब मैं निशा के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात हमारी सुहाग रात थी। मेरे दोस्त ने सारी तैयारियां कर रखी थी और जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, गुलाब के फूलों की महकती खुशबू और सजे हुए कमरे ने निशा को चौंका दिया था। उसके चेहरे पर छाई शर्म की लाली और झुकी हुई पलकें मेरा दिल बेकाबू कर गई थी। मैं निशा को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया। मैंने कहा, निशा, आज की रात हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। निशा ने मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगी, आज हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए आज से कोई भी पुरानी बात नहीं होगी। मैं आपको बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ और दिल से स्वीकार भी कर चुकी हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।